इंडिया में गर्मियां शुरू होने वाली है। गर्मी का सीजन आने वाला है। पॉल्यूशन की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडिया में गर्मियां पहले से और गर्म होती जा रही है। हीट वेव्स के डेज बढ़ते ही जा रहे हैं। IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो 2024 में 554 डेज थे हीट वेव्स के। ये अब तक का सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि 2024 का साल इंडिया की हिस्ट्री में सबसे गर्म था। अगर यही IMD की माने तो 2025 में हीट वेव के डेज उससे लगभग डबल होने वाले हैं, खास करके सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में। तो गर्मी बढ़ रही है, ये चिंताजनक है। प्रॉब्लम ये होता है कि गर्मियों की वजह से बच्चों को तकलीफ होती है, हीट रिलेटेड इलनेस बढ़ती है। वैसे तो ये तकलीफ किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों का जो हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म है ब्रेन का, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। तो बच्चों में क्या तकलीफ हो सकती है, बड़ों में क्या तकलीफ हो सकती है, यही हम आज के वीडियो में जानेंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और मेरी हॉस्पिटल में हर साल 2 से 3 बच्चे हीट रिलेटेड इलनेस की वजह से एडमिट होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हीट वेव क्या होता है। हीट वेव का सिंपल मतलब होता है एक्सट्रीम हीट। अगर डेफिनेशन की बात करें तो दुनिया के अलग अलग कंट्री में, अलग अलग एरिया में हीट वेव की डेफिनेशन अलग अलग है। अमेरिका में अलग है, यूरोप में अलग है, ओशियानाज में अलग है। हमको इन सब से कोई लेना देना नहीं। जो इंडिया की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि प्लेन एरिया में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाता है तो उसे हीट वेव्स कहते हैं। सेंट्रल इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में हीट वेव्स आने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी बनने वाला है। अब हीट वेव की वजह से जो तकलीफ होती है वो ज़्यादातर बच्चों में होती है, वो हमने देखा। बच्चों के सिवा दूसरे लोगों को भी हीट रिलेटेड इलनेस होती है। कुछ लोगों को चांसेस ज़्यादा होते हैं। कौन है वो लोग? तो बूढ़े लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उनकी हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म थोड़ी इनसेंसिटिव होती है। रनर्स को ज़्यादा हो सकता है, माउंटेन क्लाइंबर्स को ज़्यादा हो सकते हैं, फार्मर्स को ज़्यादा हो सकती है, फायर फाइटर्स को ज़्यादा हो सकती है, सोल्जर्स को ज़्यादा हो सकती है, टेनिस प्लेयर को ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये लोग धूप में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनको हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। दूसरे भी कुछ लोग होते हैं, जैसे कि माइनर्स होते हैं, जो माइन में काम करते हैं, जो स्टील कंपनीज में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है और ह्यूमिड होता है। मोटे लोग, फैट लोग को भी हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो इंसुलेशन की तरह काम करती है और गर्मी को शरीर में रखने में ज़्यादा हेल्प करती है। जो लोग दवाइयाँ ले रहे हों, जैसे कि ओपियोइड्स है, बीटा ब्लॉकर्स है। ओपियोइड्स हम पेन के लिए यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों में तो हालांकि ये दवाइयाँ यूज़ नहीं होती हैं, पर बड़ों में जो लोग ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनको हीट रिलेटेड इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। व्हाट इज़ हीट रिलेटेड इलनेस? हीट रिलेटेड इलनेस को हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हीट रिलेटेड इलनेस को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इंसान गर्म खून का प्राणी है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। इसका मतलब ये है कि सर्दी हो या गर्मी हो, इंसान अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, एक ही लेवल पे रखता है। वो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंडियों में जब बहुत ठंडी पड़ रही हो तब हमको शिवरिंग होते हैं, हमारे मसल्स कांपने लगते हैं, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। उसी तरह से जब बहुत गर्मी पड़ रही हो तो हमको पसीना होता है और वो पसीना हमारे चमड़ी पे जाता है और वो जब सूख के उड़ता है तो शरीर की गर्मी को ले जाता है और हमको कूल रखता है। तो दोनों ही मामलों में, ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा ठंडी हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पर जब बहुत गर्मी और ह्यूमिडिटी हो तब हमारे बॉडी का जो रेगुलेशन मैकेनिज्म है वो ठीक से काम नहीं कर पाता और उसी की वजह से हीट रिलेटेड इलनेसेस होती है। ये कौन सी है? मेनली 4 हीट रिलेटेड इलनेस होती है। पहला तो होता है हीट रैश, दूसरा होता है हीट क्रैम्प्स, तीसरा होता है हीट एक्सर्शन और चौथा होता है हीट स्ट्रोक। ये जो चारों मैंने बोले वो लाइन में है। इसका मतलब यह है कि जो सबसे पहला है वो बहुत सीरियस नहीं है, दूसरा हीट क्रैम्प्स भी बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन तीसरा और चौथा हीट एक्सर्शन और हीट स्ट्रोक थोड़े सीरियस होते हैं। और हीट स्ट्रोक में तो परमानेंट ब्रेन डैमेज, परमानेंट वाइटल ऑर्गन डैमेज और डेथ का भी चांसेस होता है। तो आज हम इन चारों को जानेंगे। सबसे पहला होता है हीट रैश।
हीट रेस को हम हिंदी में घमौरियाँ बोलते हैं। आप सब ने गर्मियों में बच्चों में घमौरियाँ तो देखी ही होगी। उसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि जब गर्मी बहुत पड़ती है तो हमको पसीना होता है। पसीना हमारे चमड़े की नीचे एक स्वेट ग्लैंड्स होती है वो पैदा करती है और वो पसीना नलियों में से होता हुआ हमारे चमड़े के ऊपर आ जाता है। लेकिन जब बहुत गर्मी पड़ती है तो इन स्वेट ग्लैंड को पसीने की ग्रंथियों को बहुत काम करना पड़ता है। वो ओवरवेल्म हो जाती है और उसी की वजह से कई बार उसकी जो डक्ट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है। तो पसीना बाहर नहीं निकल पाता और चमड़ी के नीचे ट्रैप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उसी को हम घमौरियाँ, हीट रेज या प्रिकी हीट कहते हैं। अब ये जो घमौरियाँ होती है उसके जो दाने होते हैं वो थोड़े लाल होते हैं, उपसे हुए होते हैं और बहुत बार बहुत खुजली देते हैं। ये बहुत सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों को घमौरियों से बचाने के लिए ये चीज़ें कर सकते हो। पहला तो बच्चों को ठंड में रखें, गर्मी में बहुत बाहर खेलने ना जाने दिया करें। दूसरा, उसको टाइट और बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं, उसको ढीले और पतले कपड़े पहनाएं। हो सके तो कॉटन के कपड़े पहनाइए, क्योंकि कॉटन के कपड़े शरीर की नमी को सूख लेते हैं। तीसरा, चमड़ी को कोल्ड और ड्राई रखना चाहिए। उसके लिए आप कुछ पाउडर लगा सकते हैं। इंडिया में नाइसिल पाउडर और दूसरे ही बहुत सारे प्रिकी हिट के पाउडर्स मिलते हैं, घमौरियों के पाउडर्स मिलते हैं। छोटा बच्चा हो, दूध पीता बच्चा हो तो उसको भी ढीले, पतले और कम कपड़े पहनाने चाहिए। हो सके तो कॉटन के ही रखें। बहुत हैवी और ऑयली क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जब हम उसको चमड़ी पे लगाते हैं तो वो स्वेट ग्लैंड्स के पोर, छिद्रों को बंद कर देते हैं। उसकी वजह से घमौरियाँ एक्चुअली बढ़ जाती हैं। दूसरा होता है हीट क्रैम्प्स। ये हीट रेस से थोड़ा सीरियस होता है। जब हम बहुत गर्मी और ह्यूमिडिटी का सामना करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हमको बहुत सारा पसीना होता है। लेकिन जब पसीना होता है तो पसीने के साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट भी हमारा लॉस होता रहता है। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन भी होता है और माइल्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। तो इसी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से जो नर्व्स होती हैं, संवेदना ले जाने वाले जो वायरिंग्स होती हैं वो इरिटेट हो जाती है और उसकी वजह से आपके मसल्स टाइट होने लगते हैं, स्पाज्म होने लगते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके पैरों की या हाथ के मसल्स ऐसे टाइट हो जाते हैं। ये जो टाइटनेस होती है बहुत सीवियर होती है, इनवॉलंटरी होती है, मतलब कि आपके कंट्रोल में नहीं होती और कई बार बहुत पेनफुल, मतलब दर्द देती है। हीट क्रैम्प्स के ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इंसान को गर्म एनवायरनमेंट में से कोल्ड एनवायरनमेंट में ले जाना चाहिए। शेड के अंदर डाल सकते हैं, घर में डाल सकते हैं, कूलर में या एसी में डाल सकते हैं। उसके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करना चाहिए। वो करने के लिए आप उसको कोल्ड शावर दे सकते हो, कोल्ड टब में रख सकते हो या पिचकारी से भी उसको ठंडा पानी डाल सकते हो। ठंडे कपड़े लगा सकते हो, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, आइस पैक्स भी लगा सकते हैं। दूसरा, अगर वो पी सकता है तो उसको वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स देते रहिए और हर 15 या 20 मिनट पे रिपीट करिए, ताकि वापस डिहाइड्रेशन ना हो, वापस मसल क्रैम्प्स ना हो। मसल क्रैम्प्स हुआ है उस मसल्स पे जेंटल मसाज भी कर सकते हैं। तीसरा होता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन थोड़ा खराब होता है, थोड़ा डेंजरस होता है। हीट एग्जॉशन के अंदर बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, कोर टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन नॉर्मली 104 डिग्री फ़ारेनहीट से कम होता है। आपकी धड़कन, पल्स तेज चलती होती है, सांस तेज चलता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस मतलब थोड़े चक्कर आ सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, सांस तेज चलती है। और अगर इसके टाइम पे ट्रीटमेंट ना की जाए तो हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक में बदल सकता है। तो हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए? हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो कूल द बॉडी, दूसरा रिहाइड्रेट द बॉडी और तीसरा वॉच करें कि वो स्ट्रोक में ना चला जाए, हीट स्ट्रोक में ना चला जाए। कूल करने के लिए हम वही चीज़ें कर सकते हैं जो हीट क्रैम्प्स में करते थे। इंसान को ठंडे एनवायरनमेंट में ले जाना चाहिए, कूलर या एसी में रख सकते हैं, बॉडी को ठंडा करने के लिए पानी डाल सकते हैं, टब में बिठा सकते हैं, होस से पानी डाल सकते हैं, आइस पैक्स लगा सकते हैं सर पे, हाथ पे, पैर पे, हर जगह पे, कोल्ड टॉवल लटका सकते हैं, कोल्ड ब्लैंकेट लटका सकते हैं और अगर वो होश में हो तो उसको वाटर और इलेक्ट्रोलाइट पिला सकते हैं। हीट एग्जॉशन में ध्यान में रखना है कि अगर वो होश में नहीं है और आप ज़बरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो सांस में चला जाएगा, वो ध्यान रखना है। आईवी लाइन लेनी चाहिए। अगर आप उसको इंजेक्शन से बॉटल या पानी दे सकते हो तो सबसे बेस्ट है और इस सिचुएशन में आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ध्यान ये रखना चाहिए कि हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक में ना बदल जाए। चौथा होता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक हीट रिलेटेड इलनेस में सबसे सीवियर है।
उसमें जान का खतरा होता है। हीट स्ट्रोक की वजह से आपको परमानेंट ब्रेन डैमेज और इंटरनल ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। तो हीट स्ट्रोक में आपको पेशेंट को तुरंत मेडिकल मैनेजमेंट देना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हीट स्ट्रोक में होता क्या है। हीट स्ट्रोक में वो सब चीज़ें तो होती ही हैं जो हीट एग्जर्शन में होता है, जैसे कि वीकनेस होता है, डिजीनेस होता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, फिर मसल क्रैम्प हो सकते हैं। ये सब चीज़ें तो होती ही है। लेकिन हीट स्ट्रोक में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। एनसेफेलोपैथी के साइंस होते हैं, जैसे कि बोलने में तकलीफ हो, डबल विजन हो सकता है, कोमा हो सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, पेशेंट की सांस तेज चल सकती है, पेशेंट को खींच आ सकती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। तो हीट स्ट्रोक थोड़ी डेंजर सिचुएशन होती है, उसको इमीडिएट मैनेज करना चाहिए। हीट स्ट्रोक की मैनेजमेंट अगर हॉस्पिटल में हो तो वो सबसे बेहतर है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले आपको उसके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की सारी कोशिशें करनी चाहिए। उसके लिए आप वो सब कर सकते हो जो आप हीट एग्जॉर्शन के लिए कर रहे थे, जैसे कि उसको ठंडे एनवायरनमेंट में ले आइए, उसको कूलर या एसी में रखें, उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, हो सके तो टब में बैठा दें, होस से या पाइप से भी पानी डाल के कर सकते हैं, उसको ठंडा आइस पैक रख सकते हैं, आइस ब्लैंकेट लगा सकते हैं, उससे उसके बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा। नॉर्मली हीट स्ट्रोक के पेशेंट कॉन्शियस नहीं होते हैं तो उसको इंजेक्शन से ही बॉटल पानी और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट देना चाहिए। अगर वो कॉन्शियस है तो ही उसको मुंह से पिलाने की कोशिश करें। तो जो हीट रिलेटेड इलनेस है उसमें हीट एग्जर्शन और हीट स्ट्रोक थोड़ा डेंजरस है, तो आपको हीट रिलेटेड इलनेस को मैनेजमेंट बहुत शुरू में ही कर लेनी चाहिए, ताकि वो हीट एग्जर्शन में या हीट स्ट्रोक में ना जाइए। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर गर्मी बहुत पड़ रही है और अगर आपके एरिया में हीट वेव आने के बारे में बताया गया है, तो आपको गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी कम करनी चाहिए। स्कूल का टाइमिंग भी मॉर्निंग में कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को गर्मी में आना जाना ना पड़े। इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने भी अगर किसी में हीट रिलेटेड इलनेस देखी है तो नीचे कमेंट करें। अगर आप स्नेक बाइट के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं और इसकी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखें।